नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 की गणित का पहला अध्याय जो है वास्तविक संख्याएं, उसकी प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण 5 के बारे में बताऊंगा। तो आपके बुक में उदाहरण 5 दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बच्चों समझते हैं कि √3 को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है। तो बच्चों, √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको सह अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसे √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको सह अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तब इसे अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो देखिए बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं तो देखिए बच्चों, जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका मस केवल एक होता है। उनका मस महत्तम समापवर्तक अगर आप निकालें तो केवल एक आएगा, एक के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आएगी। तो जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका महत्तम समापवर्तक केवल क्या होता है? एक होता है। एक के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं होगी। और जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं वो केवल एक के पहाड़े से कटती है। केवल एक के पहाड़े से कटती है। जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका मस केवल एक होगा, एक के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं होगी। और जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं वो केवल एक के पहाड़े से कटती हैं। ऐसा नहीं होगा कि सहअभाज्य संख्याएं हैं तो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कट जाए, या मतलब एक से कटेगा बस, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो आप लोग इतना ध्यान दीजिए, ये समझते रहिए, क्योंकि इसमें इसे सिद्ध करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो सहअभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? जिनका म से निकालें तो कितना आ जाए? 1। और जो सहअभाज्य होती हैं वो केवल एक के पहाड़े से कटती हैं, किसी अन्य पहाड़े से नहीं कटती। जैसे देखिए एक उदाहरण हम समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये 2 है और 3 है। ये दोनों देखिए सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इनका म से 1 होना चाहिए। इनका म से निकाल के देखिए, 2 का गुणनखंड कीजिए। 2 का गुणनखंड 1 गुणित 2, 2 का गुणनखंड 1 गुणित 2, 2 1 का 2, तो 2 का गुणनखंड 1 गुणित 2 लिख सकते हैं। 3 का गुणनखंड 1 गुणित 3 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का म से निकालिए, महत्तम समापवर्तक। तो देखिए बच्चों, महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं? देखिए इस गुणनखंड को और इस गुणनखंड को आप ध्यान से देखिए। देखिए कि कौन ऐसी संख्या है जो दोनों गुणनखंडों में शामिल है। कौन ऐसी संख्या है जो इस गुणनखंड में भी है और इस गुणनखंड में। तो जो दोनों गुणनखंडों में शामिल होगा, जो संख्या दोनों गुणनखंडों में होगी, वही म स मानी जाएगी। तो देखिए
इन दोनों गुणनखंडों में कौन संख्या आपको दिखाई दे रही है? एक दोनों में शामिल है, इसलिए एक ही क्या है? मस है। एक दोनों गुणनखंडों में है ना, देखिए एक इस गुणनखंड में भी है और एक इस गुणनखंड में भी है। इसका मतलब एक दोनों गुणनखंडों में शामिल है, और जो दोनों गुणनखंडों में शामिल है वही क्या होता है? मस। तो देखिए यहाँ 2 और 3 का महत्तम समापवर्तक कितना आया? एक के अलावा कोई अन्य संख्या आई? नहीं आई। इसका मतलब है कि 2 और 3 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 और 3 सहभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 2 और 3 का महत्तम समापवर्तक क्या है? एक के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं। तो वही हम कह रहे हैं कि जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं उनका म से निकालेंगे तो केवल एक ही आएगा, एक के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आएगी। और जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं वो केवल एक के पहाड़े से कटती हैं, किसी अन्य पहाड़े से नहीं कटती। जैसे ये दोनों हैं, अगर ये दोनों सहभाज्य हैं, ये दोनों एक के पहाड़े से जरूर कट जाएंगे। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिए, इसी की जरूरत इसमें है। और एक चीज और समझ लीजिए, जैसे जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं वो केवल एक के पहाड़े से कटती हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। अगर सहअभाज्य संख्याएं एक के पहाड़े के अलावा अन्य पहाड़े से भी कट रही हैं, जैसे 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, तब समझ जाइए कि वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं। सहअभाज्य संख्याएं केवल एक के पहाड़े से ही कटती हैं, और एक के पहाड़े के अलावा किसी अन्य पहाड़े से भी कट रही हैं। जैसे 2 से कट जाए या 3 से कट जाए, 4 से कट जाए, तब इसका मतलब वो सहभाज्य संख्याएं नहीं मानी जाएंगी। तो चलिए इसे ध्यान में रखिए और इसे सिद्ध किया जाए। तो बच्चों, इसे सिद्ध करने के लिए अपरिमेय सिद्ध करना है √3 को। तो सबसे पहला काम, जिस संख्या को आप अपरिमेय सिद्ध करना चाहते हैं, जिस संख्या को आप अपरिमेय सिद्ध करना चाहते हैं उसे परिमेय मान लीजिए। मान लीजिए कि वो संख्या क्या है? परिमेय है। जैसे देखिए, इसे अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसे क्या मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो देखिए हम इसे यहाँ लिख दे रहे हैं, माना √3 एक अपरिमेय संख्या है। माना √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए बच्चों, इसे हम नहीं, इसे परिमेय संख्या मानना, परिमेय। तो माना एक √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए इसे हम परिमेय संख्या मान लिए हैं, इसे अपरिमेय सिद्ध करना था, इसलिए इसे क्या मान लिए? परिमेय संख्या। अब चूंकि इसे परिमेय मान लिए हैं, तब इसे हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं। इसे क्या माने हैं? परिमेय संख्या मान लिए हैं, इसे हम P/Q के बराबर या A/B के बराबर लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसे √3 को P/Q के बराबर लिख रहे हैं। देखिए √3 को P/Q के बराबर कर दिए हैं, बीच में बराबर लगा दिए। यहाँ आप लिख दीजिए, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं, जहाँ P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। और लिख दीजिए कि ये जो हर में लिखा है बटे के नीचे, ये 0 के बराबर नहीं।
और Q 0 के बराबर नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ √3 को एक परिमेय संख्या मान लिए हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब इसे परिमेय मान लिए तो हम इसे P/Q के बराबर करके लिख सकते हैं, तो लिख दिए हैं। अब इसमें P और Q को यहाँ हम बता रहे हैं कि P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q 0 के बराबर नहीं। तो देखिए बच्चों, P और Q को क्या कहा गया है, सह अभाज्य संख्याएं। तो सहभाज्य संख्याएं भी बता रहे थे ना। अगर P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब P और Q का मस 1 होगा और P और Q केवल 1 के पहाड़े से कटेंगे, बस किसी अन्य पहाड़े से नहीं कटेंगे। P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब P और Q का मस कितना होगा, 1 होगा। P और Q केवल 1 के पहाड़े से कटेंगे और किसी अन्य पहाड़े से नहीं कटेंगे। अगर ये दोनों किसी अन्य पहाड़े से कट गए, इसका मतलब है कि तब ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं। तो फिलहाल अभी यहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि P और Q का मस 1 है और P और Q केवल 1 के पहाड़े से कटेंगे। चलिए अब आगे देखिए क्या होता है। देखिए ये जो लाइन लिखे हैं इतना, इसका बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब होता है 2 घात, तो दोनों तरफ 2 घात लगाने पर, 2 घात लगाएंगे तो उसी को बोला जाता है दोनों तरफ वर्ग करने। तो दोनों तरफ मतलब बाएं तरफ और दाहिने तरफ दोनों तरफ हम 2 घात लगा दें, उसी को बोला जाता है वर्ग करने पर। तो चलिए देखिए, इधर इसके ऊपर बाएं तरफ वाले के ऊपर 2 घात लगा दिए, दाहिने तरफ P/Q था, इसके ऊपर भी 2 घात लगा दिए, मतलब दोनों तरफ वर्ग हो गया। अब देखिए बच्चों, इसका वर्ग करना है, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो इस स्क्वायर की वजह से इसकी करनी हट जाएगी, केवल 3 बचेगा और यहाँ P²/Q² होगा। अब यहाँ थोड़ा ये समझने का प्रयास कीजिए कि आपको ये जो 3 आया है, इस 3 को या तो P के नीचे लाना होगा या तो Q के नीचे लाना होगा। ये P जो है या तो P के नीचे बटे के नीचे आ जाए या Q के बटे के नीचे आ जाए, किसी एक के नीचे आप लाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहाँ P, ये जो 3 है ये P के नीचे आ सकता है कि Q के नीचे आ सकता है। तो अगर तिरछा गुणा करें तो देखिए Q का गुणा इसमें होगा, Q² का गुणा 3 में होगा, यानी 3 जो है वो Q के नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तिरछा। तो P के नीचे आ सकता है, तो क्या कीजिए, इस 3 को P के नीचे ले जाइए। तो देखिए इसे हम ऐसे लिख दें, Q² को यहाँ कर दें और बराबर P² और बटे में 3। तो देखिए संभव यही था यहाँ कि 3 किसके नीचे जा सकता था, P के नीचे, तो हम P के नीचे कर दिए। Q के नीचे नहीं जा सकता था इसलिए नहीं किए हैं। अब देखिए ये इसको देखिए, इसे देखिए, इसे देखने में आपको लग रहा होगा कि P² ऊपर है 3 नीचे है, और 3 नीचे है तो इसका मतलब क्या है कि 3 P² को विभाजित करती है। भाई जैसे P² के नीचे 3 लिखा है तो हम कह सकते हैं कि 3 P² को विभाजित करती है, यहाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो लाइन लिखा है इसका मतलब लिख रहे हैं कि 3 P² को विभाजित करती है।
या विभाजित करता है, 3p² को विभाजित करता है। तो बच्चों यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि 3p² को विभाजित करता है। अब बच्चों एक प्रमेय है इसी बुक में, वहाँ ये बताया गया है कि अगर 3 इस पूरे p² को विभाजित कर रही है तो 3 केवल p को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। अगर ये 3 पूरे p² को विभाजित कर रहा है या करता है तो 3 केवल p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ऐसा प्रमेय में है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, उस प्रमेय के अनुसार लिखेंगे कि 3 केवल p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। तो 3p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, मतलब 3p को भी काट देगा। अच्छा, इसे हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ ये जो लिखे हैं कि 3p को भी विभाजित करेगा, इसके बाद इस p को 3 के बराबर करके लिखिए। तो मान लीजिए माना p बराबर 3 और 3 के बदल कोई एक नया अंग्रेजी का अक्षर लिख दीजिए, जहाँ यम एक धन पूर्णांक है, यहाँ यम एक क्या है, धन पूर्णांक है। तो देखिए p बराबर 3 यम कहाँ से मिला, ये p यहाँ से लिए हैं, 3 जो यहाँ था बराबर के आगे 3 लिखिए और 3 के साथ एक अंग्रेजी का अक्षर लगा दीजिए। तो p बराबर हो जाएगा p बराबर 3 यम, p बराबर 3 यम। अब ये जो p बराबर 3 यम है ये हम मान लिए हैं ऐसा। अब ये जो p बराबर 3 यम है इसे इस समीकरण में, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण क मान लीजिए आप, क। तो ये जो p बराबर 3 यम है इसे समीकरण 1 में p के स्थान पर रखिए, p बराबर 3 यम को समीकरण 1 में p के स्थान पर रखिए। तो चलिए रखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए, यहाँ p के जगह पे 3 यम लिख दीजिए। तो देखिए q² बराबर होगा, q² बराबर p के जगह पे 3 यम स्क्वायर और बटे में 3। इसे हल कीजिए, q² बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, यम का स्क्वायर करेंगे यम स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 3। 3 से इसे काट दीजिए 3, तो q² बराबर 3 यम स्क्वायर। अब बच्चों देखिए, यहाँ हम कह रहे थे कि 3 को या तो p के बटे के नीचे लाने का प्रयास कीजिए या तो q के बटे के नीचे। तो यहाँ तो जो p3 था ये q के नीचे नहीं आ सकता था, p के नीचे आ सकता था, इसलिए हम p के नीचे कर दिए थे। वहाँ देखिए, वहाँ 3 को हम q के नीचे ला सकते हैं, 3 को q के बटे के नीचे ला सकते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख दें, देखिए q² और बटे में 3 बराबर यम स्क्वायर। देखिए तिरछा गुणा करेंगे तो 3 वापस फिर इसी के साथ चला जाएगा, इसका मतलब हम 3 यहाँ से उठा के q के नीचे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए p² के नीचे जब 3 आ गया था तो इसका क्या मतलब लिखे थे कि 3p² को विभाजित करता है। तो यहाँ q² के नीचे 3 आया, इसका क्या मतलब है कि 3q² को विभाजित करता है। तो यहाँ लिखें, इसका मतलब 3q² को विभाजित करता है,
और देखिए, जब 3p² को विभाजित करता है तो लिखे थे 3 केवल p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। जैसे यहाँ ये 3 है, 3, इसका मतलब 3q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। इसे समीकरण नंबर ख मान लें। चलिए इसे समीकरण नंबर ख मान ली। समीकरण नंबर ख। अब बच्चों देखिए, समीकरण क को देखिए और समीकरण ख को देखिए आप। समीकरण क से पता चलता है कि p को 3 विभाजित करेगा। समीकरण ख से पता चल रहा है कि q को 3 विभाजित करेगा। यानी कि क और ख से ये बात स्पष्ट हो रही है कि p और q को 3 विभाजित करेगा। p को 3 विभाजित करेगा, 3 विभाजित करेगा। इससे पता चलता है कि p और q को कौन विभाजित करेगा, 3। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या मतलब निकल रहा था, यहाँ मतलब निकल रहा था कि p और q सहभाज्य है, मतलब p और q का मस 1 है। p और q केवल 1 के पहाड़े से कटेगा। लेकिन यहाँ तो आ रहा है कि p और q 3 के पहाड़े से भी कटेंगे। विभाजित करेगा मतलब कटेगा। तो किससे यहाँ p और q किसके पहाड़े से कट रहे हैं, 3 के पहाड़े से। जबकि यहाँ हम बताए थे कि नहीं, p और q केवल 1 के पहाड़े से कटेंगे, क्योंकि p और q क्या थे, सह अभाज्य थे। इसलिए तो कह रहे थे कि p और q सहभाज्य है, मतलब p और q केवल 1 के पहाड़े से कटेंगे। और हम आपको ये भी बताए थे कि अगर p और q 1 के पहाड़े के अलावा किसी अन्य पहाड़े से कट रहे हैं, तब इसका मतलब p और q सहभाज्य नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ तो देखिए, क से पता चलता है कि p 3 के पहाड़े से कटेगा, ख से पता चल रहा है कि q 3 के पहाड़े से कटेगा। इसका मतलब p और q 3 के पहाड़े से भी कट रहे हैं, 1 के अलावा 3 के पहाड़े से भी कट रहे हैं। तब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि p और q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। यहाँ इस बात को लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे समीकरण क एवं समीकरण ख से स्पष्ट होता है कि p और q 1 के पहाड़े के अलावा 3 के पहाड़े से भी कट रहे हैं। समीकरण क एवं ख से स्पष्ट होता है कि p और q 1 के पहाड़े के अलावा 3 के पहाड़े से भी कट रहे हैं। इसका मतलब हुआ, नीचे दिस इम्प्लाइज कहते हैं, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब p और q सह अभाज्य नहीं है। इसका मतलब p और q सह अभाज्य नहीं है। तो जब p और q सह अभाज्य अब नहीं रह गए, p और q सह अभाज्य नहीं है, क्यों, क्योंकि p और q 1 के पहाड़े के अलावा 3 के पहाड़े से भी कट रहे थे। इसका मतलब हुआ कि p और q सहभाज्य नहीं है। जब p और q सहभाज्य नहीं है तो p बटे q एक परिमेय संख्या भी नहीं होगी। तो
इसका मतलब P बटे Q एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए जब P बटे Q एक परिमेय संख्या नहीं है, जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसके बराबर में ये जो लिखा है ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। इसका मतलब √3 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, एक परिमेय संख्या नहीं है। P बटे Q एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब √3, क्योंकि ये परिमेय नहीं है तो इसके बराबर ये लिखा है तो ये भी परिमेय नहीं होगी। तो √3 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं होगी, लिख दें नहीं होगी। अब √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी तब क्या होगी? अगर √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी तब क्या होगी? भाई अब ये जो हम माने थे गलत नहीं हो गया है? हम तो मान के चले थे √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ स्पष्ट हो गया कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ भी हटा दे क्या? √3 P बटे Q एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। चलिए भी लगा दीजिए, अगर गलत लगे तो हटा दीजिएगा। अच्छा, जब देखिए जब √3 एक परिमेय संख्या नहीं है तब क्या है? तब √3 एक अपरिमेय संख्या मानी जाएगी, क्योंकि जो हम माने थे √3 परिमेय संख्या वो बात तो गलत हो गई। √3 परिमेय संख्या नहीं है, और जब √3 परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब √3 क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो अतः लिख दीजिए, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, ये सिद्ध कर दिया गया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक बार जल्दी से और समझ लीजिए। देखिए इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना था, तो इसे हम सबसे पहले क्या मान लिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है इसे हम P बटे Q के बराबर कर सकते हैं, तो √3 लिखे हैं, बराबर लगा के P बटे Q कर दिए। अब क्योंकि इसमें हम बता रहे हैं कि P और Q क्या है, P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं और ये Q 0 के बराबर नहीं है। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि इन दोनों का, ये दोनों सहभाज्य हैं, इसका मतलब इन दोनों का मस 1 होगा और ये दोनों केवल एक के पहाड़े से कटेंगे, किसी अन्य के पहाड़े से नहीं कटेंगे। अगर ये दोनों एक के अलावा किसी अन्य पहाड़े से कट रहे हैं तब ये माना जाएगा कि ये दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अच्छा चलिए, उसके बाद हम दोनों तरफ वर्ग किए हैं, वर्ग करने पे ये लाइन मिला। यहाँ हम एक बार कोशिश करेंगे कि 3 या तो P के नीचे आए या Q के नीचे। यहाँ 3 जो है Q के नीचे नहीं आ सकता था, इसलिए हम 3 को P के नीचे लाने का प्रयास किए हैं। जब ये आ गया है तो इसी के बारे में यहाँ लिख दिया गया, क्योंकि बटे के नीचे 3 है, इसका मतलब 3P² को विभाजित करता है, तो लिख दिए 3P² को विभाजित करता है। अब एक ठो प्रमेय इसी बुक में है, इसी एग्जाम्पल के थोड़ा पीछे है, तो वहाँ प्रमेय में दिखाया गया है कि अगर ये 3 जो है इस पूरे संख्या को यानी P² को विभाजित कर रहा है तो 3 केवल P को भी विभाजित करेगा। तो देखिए हम लिख दिए कि 3 P² को विभाजित करता है, इसे देख के लिखे हैं कि लिख दिए 3P केवल P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो उसके बाद इस P को 3 के बराबर किए हैं और 3 के बगल एक अंग्रेजी का अक्षर अपने से लगा दिए, तो P का मान बन गया 3m। P का मान 3m समीकरण 1 में P की जगह रखे हैं, यहाँ देखिए P की जगह रख दिए हैं। फिर इसको हल करके
ये लाइन लाए हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये 3 को हम क्यू के नीचे ला सकते हैं, तो क्यू के नीचे ला दिए हैं। क्यू स्क्वायर के नीचे 3 आने का मतलब 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ये बात लिख दिए हैं। अब अगर 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 केवल क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब बच्चों समीकरण क और ख से स्पष्ट होता है कि P को 3 विभाजित करता है और Q को 3 विभाजित करता है, मतलब P और Q दोनों को 3 विभाजित करता है। और यहाँ कह रहे थे कि नहीं, P और Q को केवल 1 विभाजित करेगा, यानी P और Q केवल 1 के पहाड़े से कटेगा। लेकिन यहाँ क और ख से स्पष्ट होता है कि P और Q 1 के पहाड़े के अलावा 3 के पहाड़े से भी कट रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ जब ये दोनों P और Q 1 के पहाड़े के अलावा 3 के पहाड़े से भी कट रहे हैं, इसका मतलब है तब कि P और Q सहभाज्य नहीं है। तो वही बात लिख दिए हैं कि समीकरण क एवं समीकरण ख से स्पष्ट होता है कि P और Q 1 के पहाड़े के अलावा 3 के पहाड़े से भी कट रहे हैं, इसका मतलब P और Q सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य संख्याएं नहीं है। यहाँ संख्याएं लिख दीजिए, संख्याएं नहीं है। अच्छा, जब P और Q सहभाज्य संख्याएं नहीं है तो इसका मतलब P बटे Q एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब P बटे Q परिमेय संख्या नहीं है तो इसके बराबर ये लिखा है कि ये भी √3 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अब √3 परिमेय संख्या नहीं है तब क्या है, √3 परिमेय संख्या नहीं है, हम तो माने थे √3 परिमेय संख्या है, लेकिन हमारा मानना यहाँ गलत हो गया। तो √3 अगर परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब तब √ अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। तो लिख दिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध किया गया है, इसे प्रूव। तो बच्चों इसे आप लोग आगे पीछे करके देख सकते हैं जहाँ ना समझ में आया हो। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। इसके अगले वीडियो में इसके आगे के जो उदाहरण हैं, अभी उदाहरण 5 के बाद 6 है और 6 के बाद 7 है, तो इन दोनों उदाहरणों को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।